Hello everyone, so today date is 7th March in 2024. We are going to solve some PYQs of the S block element chapter of class 11th chemistry. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Following metal, कौन सा मेटल, हाँ, following metal ion activates many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP with sodium is responsible for the transmission of nerve signals. क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा हमारे पास. जो हमारे पास यहाँ पे मेटल आयन दे रखे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन में, वो एक्टिवेट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में. क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए विद सोडियम. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल. तो वो किस, मैं आपको बता दूं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मतलब उससे काफ़ी को रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन. तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है इसमें से मेटल आयन एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को कि वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करे. एटीपी आपको पता होगा एक हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, इसकी जो है एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसको हम बोलते हैं, सोडियम के साथ. तो ट्रांसमिशन ऑफ किसके ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफ नर्व सिग्नल, ठीक है, नर्व सिग्नल के. तो पूछा गया कौन सा मेटल आयन है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पोटेशियम है. देखो ये आपको याद रखना है, पोटेशियम जो है एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को कि वो पार्टिसिपेट करे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, ताकि एटीपी की जो है प्रोडक्शन हो सके, और मदद करते हैं नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में सोडियम के साथ साथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द अल्कली मेटल क्लोराइड, कौन सा अल्कली मेटल क्लोराइड यानी MCl फॉर्म्स इट्स डाईहाइड्रेट सोल्ट. वो अपना डाईहाइड्रेट सोल्ट बनाता है, यानी कि MCl.2H2O ईजिली, मतलब आसानी से कौन सा अल्कली मेटल क्लोराइड जो है डाईहाइड्रेट सोल्ट की फॉर्मेशन कर सकता है, ये पूछा गया. तो ये भी आप याद रखोगे, LiCl लिथियम क्लोराइड जो है, सिर्फ यही एक ऐसा जो है मेटल क्लोराइड है जो कि डू नॉट फ्रॉम हाइड्रेट, सिर्फ ये हाइड्रेट नहीं बनाता, यानी कि डाईहाइड्रेट्स, 2 हाइड्रेट इकट्ठे बनाता है. बाकी KCl जो अपना पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड, तीनों ही क्या है, हाइड्रेट्स बनाते हैं. लिथियम क्लोराइड इकलौता ऐसा है जो कि डाईहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है, यानी डाईहाइड्रेट सोल्ट की फॉर्मेशन को ईजिली अंडरगो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फंक्शन है सोडियम पंप का, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग इन ईच एंड, जो कि हर एक सेल में, मतलब कि जितने भी एनिमल की सेल होते हैं उसमें ऑपरेट करता है, ठीक है, ईच एंड एवरी सेल में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयन, तो कौन सा बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयन जो है वो इस पंप का कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है. आप बोल सकते हो कंपेनियन, यहाँ पे इसके साथ कौन सा होता है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है पोटेशियम. शायद फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया, वहाँ पे ऑप्शन नंबर C में पोटेशियम था. तो देखो ऐसे ही आपको जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थोड़े से बायोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको रटने हैं, याद रखने हैं. देखो सोडियम पंप के दौरान जो हाई कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम आयन की और लो कंसंट्रेशन किसकी, सोडियम आयन की, वो मेंटेन करी जाती है विद इन आ सेल, मतलब मेंटेन रहती है बेसिकली सेल के विद इन, बाय आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसके द्वारा, बाय आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, आगे देखो अब फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अल्कली मेटल्स फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड. कौन सा अल्कली मेटल ऐसा है जो कि नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, यानी M2O, यानी नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल ऑक्साइड है, M2O ऑन हीटिंग इन एयर. जैसे ही हम उसको मतलब एयर में हीट प्रोवाइड करेंगे तो कौन सा अल्कली मेटल जो है नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा, ये पूछा गया. करेक्ट ऑप्शन, पीछे हमारे पास लिथियम क्लोराइड था, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिथियम करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका. देखो जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, जब हम उनको ऑक्सीजन के साथ हीट देते हैं, ठीक है, उनको हीट देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड जो है बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल लिथियम जो है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, यानी Li2O जिसका फॉर्मूला होगा, सोडियम फॉर्म करता है सोडियम परऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Na2O2, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड. जबकि पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की बात करूँ तो ये अपने रिस्पेक्टिव सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ यहाँ पे इनसे रिगार्डिंग. लिथियम जो है स्मॉलेस्ट होता है, बीइंग स्मॉलेस्ट, ठीक है, अगर उसको हम साइज
वाइज कंसीडर करें तो लिथियम बीइंग स्मॉलेस्ट कंबाइन करता है स्मॉल एनाइन किसके साथ, स्मॉल एनाइन ऑक्सीजन के साथ O2 नेगेटिव के साथ, क्या बनाने के लिए, एक स्टेबल Li2O लिथियम ऑक्साइड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एक स्टेबल लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए। सोडियम की बात करूँ तो वो रिलेटिवली लिथियम से लार्ज होता है, ठीक है, साइज में रिलेटिवली लार्जर देन लिथियम, और वीकर पॉजिटिव फील्ड होती है उसकी लिथियम से, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव फील्ड की बात करूं तो वो लिथियम से कम होती है, ठीक है, वीकर होती है। कंबाइन ये ऑक्सीजन के साथ ये O2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है, ये इसको बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे ऑक्सीजन आ रहा है तो ये पेरोक्साइड होता है, ठीक है, पेरोक्साइड आयन इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके साथ कंबाइन करता है क्या बनाने के लिए, Na2O2 बनाने के लिए। पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की बात करूं तो ये रिलेटिवली लार्जर होते हैं सोडियम से, और वीकर, इनकी और ज़्यादा वीकर पॉजिटिव फील्ड होती है सोडियम से। तो ये कंबाइन करते हैं किसके साथ, O2 नेगेटिव के साथ, ओनली O2 नेगेटिव, ये होती है सुपर ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्या, सुपर ऑक्साइड आयन। सो ये क्या क्या फॉर्म करने के लिए, KO2 हो गया, RbO2, यानी पोटेशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेस क्लियर कराए हैं यहाँ पे पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह या आयन से रिलेटेड, और जितनी बात अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो इससे इंटरलिंक्ड क्वेश्चन सेकंड हमारे पास था, तो ऐसे ही थोड़े से रिलेट होकर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईज ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन, जो ईज मतलब आसानी से जो एड्जॉर्प्शन हो जाती है हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन की, ऑन एन आयन एक्सचेंज रिसाइंस, एक आयन एक्सचेंज रिसाइंस के दौरान, डिज़ाइन के दौरान फॉलोज द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास भी आएगा, रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लास्ट में लिथियम, ये आता है। देखो अब मैं आपको वर्बली बोल के बता देती हूँ कि क्या थ्योरी है। जितने भी अल्कली मेटल सोल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, किसको छोड़कर, लिथियम को छोड़कर। मैंने क्या बोला है, जितने भी एल्कली मेटल सोल्ट होंगे सारे आयोनिक होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, लिथियम की है, और वो वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। किस कारण से वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबिलिटी क्यों होती है वाटर में उनकी, ड्यू टू द फैक्ट दैट कैटाइंस, किस फैक्ट के कारण की जो कैटाइंस होते हैं वो हाइड्रेट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। सो जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है वो डिपेंड करती है कैटाइन के साइज के ऊपर, तो जितना छोटा कैटाइन का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो रिलेटिव आयनिक रेडियाई की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सीजियम आता है, फिर रुबीडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, और फिर लिथियम आता है। तो रिलेटिव आयनिक रेडियाई वाटर और रिलेटिव डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, इसका अपोजिट कर दो ऑब्वियसली। अगर ये मतलब क्या होते हैं, देखो ये याद रखो, जितना स्मॉलर आयन का साइज उसका कैटाइन का सॉरी, उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। इनवर्स इनवर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो इस जो रिलेशन से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ भी पा रहे होगे और याद रखने में आपकी मदद भी मिलेगी। जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो इस कंटेक्स्ट में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा। लिथियम की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है। ये मैंने अभी पीछे रिसेंट क्वेश्चन में आपको बातें बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो हमारे पास है Ci + MF गिव्स Cf + Mi, जो रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपन्स टू बी। रिएक्शन किस कंडीशन में ज़्यादा फेवरेबल होगी, मतलब कि किस अल्कली आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी, यानी कि यहाँ पे M के प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे हमारे पास इसका रुबीडियम होता है। देखो टर्शरी हैलाइड जो होता है, टर्शरी हैलाइड जो होता है कैन शो, ये आयनिक रिएक्शन को शो कर सकता है विद MF। सो MF के साथ भी, सो जो MF शुड बी मोस्ट आयनिक फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड फॉरवर्ड, तो हैंस M शुड बी रुबीडियम। आप इसको एज इट इज याद रख सकते हो, टर्शरी हैलाइड में रुबीडियम। नेक्स्ट है जो सीक्वेंस आयनिक मोबिलिटी के एक्वेसियस सॉल्यूशन में, वो हमारे पास दे रखी है। सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वेसियस सॉल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी पीछे है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। अभी हम कर क्या है मेरे हिसाब से, ये आयनिक मोबिलिटी का क्या था, वो साइज के बेस पे जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके हाइड्रेशन एनर्जी के। दोबारा बता देती हूँ,
जितना छोटा आयन का साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी। दैट्स इट इन इक्वेसियस सॉल्यूशन। तो आयनिक रेडियाई जो है गिवन एल्कली मेटल की, किस ऑर्डर में होती है, वो इस ऑर्डर में होती है मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इस ऑर्डर में होगी। सो एंड दस एक्सपेक्टेड आयनिक मोबिलिटी विल बी इन द सेम ऑर्डर, तो इसी ऑर्डर में होगी। हाउएवर ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन यानी हाइड्रेशन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, और लोअर साइज और हाई चार्ज डेंसिटी के कारण जो हाइड्रेटेड आयन साइज होगा वो किसको फॉलो करेगा, इस सेकंड वाले ऑर्डर को फॉलो करेगा। एंड दस कंडक्टिविटी ऑर्डर इसका क्या, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो आप इसको अपोजिट कर दोगे, यानी कि ये, हाँ यही करेक्ट ऑप्शन है। ये तो हमारे पास कंडक्टिविटी का है, वो आयनिक रेडियाई का होता है। अगर आयनिक वैसे हमसे पूछा जाता है कि भैया हाइड्रेशन आयन के तौर पे, तो ये साइन चेंज हो जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा आयनिक मोबिलिटी का गया, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अल्कली मेटल है वो सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस मतलब मदद से एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है इन हाइड्राइड की डिक्रीज होती है, कौन से ऑर्डर में, क्या बोला है मैंने, जो अल्कली मेटल है वो सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस की मदद से एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी इन हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो डिक्रीज होती है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन ये रहा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वही घूम फिर के बार बार रिलेशन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो। जो रिलेशन मैंने बताया था, देखो दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो स्टेबिलिटी होती है अल्कली मेटल हाइड्राइड की वो डिक्रीज होती है लिथियम टू सीजियम। मैंने क्या बोला है, स्टेबिलिटी जो होगी अल्कली मेटल हाइड्राइड की वो लिथियम से सीजियम की तरफ, लिथियम टू सीजियम डिक्रीज होती है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, किस फैक्टर के कारण कि जो एम और एच के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक यानी कि वो कमजोर हो जाता है, वीकर विद जैसे जैसे जो है अल्कली मेटल का साइज बढ़ेगा इसका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, लिथियम टू सीजियम। तो 10 जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स का वो क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्ट ऑर्डर जो है मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन का एक्वेसियस सॉल्यूशन में। इसको क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन का एक्वेसियस सॉल्यूशन में क्या होगा मोबिलिटी, वही जो पीछे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी ये, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई जो अल्कली मेटल की वाटर में वो इस ऑर्डर को फॉलो करती है, जो हमारे, मैंने क्या बताया इसको, कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, ये जो ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 10 एक्वेसियस सॉल्यूशन में ड्यू टू लार्जर आयनिक रेडियाई लिथियम का जो है मोबिलिटी बहुत कम होती है, और हेंस करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इसका क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है क्रिस्टल ऑफ विच, कौन से जो है आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल में वुड यू एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर ऑफ कैटायन और आयन के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस किस में आप जो है एक्सपेक्ट करते हो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सीजियम आयोडाइड होगा, ये याद रखना आपको। देखो जो सीजियम आयन होता है, सीजियम आयन उसका साइज जो है लार्जेस्ट होता हैज़ लार्जेस्ट साइज कंपेयर, अगर किसके साथ कंपेयर करें, लिथियम आयोडीन के साथ कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, हैज़ लार्जर साइज देन। और लिथियम और आयोडाइड का जो साइज है वो किससे ज़्यादा होता है, वो फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। देयरफॉर जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैटायन और एनायन होगा वो होगा सीजियम आयोडाइन, ये आपको याद रखना है एज इट इज़। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन सा, कैल्शियम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वहाँ पे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होता है, मतलब पूरा चैप्टर है वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला। मैं अपना क्लास 11th की बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का 17th और 18th चैप्टर है ये, वहाँ पे दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो स्ट्रोंटियम डिकम्पोज वाटर रेडिली देन बेरिलियम, बिल्कुल ठीक है। ये बेरियम कार्बोनेट मेटल एट मेल्स एट अ हाइयर टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन, ये गलत है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक नहीं होता बेरियम हाइड्रोक्साइड के कंपेरिजन में। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। लेकिन हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूँ दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की, वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो बेसिक भी हो एज वेल एज एसिडिक भी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इनकरेक्ट आएगा डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। अब ये क्या क्वेश्चन कितना इजी है, ये तो आपको पता ही होगा। एन ए नेगेटिव। अच्छा मैं इसका ऑर्डर भी बता देती हूँ कैसे क्या होता है। देखो ये याद रखना अगर आप कंफ्यूज अब भी हो। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज इसका, फिर ये वाला सोडियम होता है और फिर ये। आप इस ऑर्डर को इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, एक कैटायन जो है हमेशा छोटा होता है कोरस्पॉन्डिंग एटम के कंपेरिजन में, जबकि एक एनायन जो है हमेशा लार्जर देन कोरस्पॉन्डिंग एटम होता है। जो साइज है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है, यानी कि लार्जेस्ट हमारे पास क्या आएगा, या नहीं नेगेटिव। कंपेयर्ड विद अल्कलाइन, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपेयर करें तो जो अल्कली मेटल है एग्जिबिट कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, लोअर आयनाइजेशन एनर्जीज की। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो जो अल्कली मेटल है वो एग्जिबिट करते हैं लोअर, मतलब कि कम आयनाइजेशन एनर्जी को वो एग्जिबिट करते हैं। देखो बिकॉज ऑफ लार्जर साइज के कारण और स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज के कारण एल्कली मेटल जो है हैव लो, उनका एल्कली मेटल का जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी कम होता है रिलेटिव टू किसके कंपैरिजन में, अल्कलाइन अर्थ मेटल के। याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड एज द एटॉमिक नंबर राइजेस। क्या क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की इंक्रीज होती रहती है मैग्नीट्यूड में एज द एटॉमिक नंबर राइजेस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर राइज होगा तो उसके साथ जो है कौन सी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की इंक्रीज होगी मैग्नीट्यूड में, वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है आयनिक रेडियस। विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के विद इन जो आयनिक रेडियस होती है वो इंक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज्ड, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। किस कारण से, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HCl वॉज पास्ड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पास कराया गया थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एक कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से इसको पास कराया गया। मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो है मतलब इन तीनों में से पास कराया गया बेसिकली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस, तो कौन सा कंपाउंड जो है इसमें क्रिस्टलाइज होगा ये पूछा गया है। ओनली NaCl, सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइज होता है। देखो जैसे जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पास कराते हैं एक सॉल्यूशन क्लोरीन आयन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में से, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है क्लोरीन आयन की वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मोर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है उसकी लेस, ड्यू टू लेस सोलिबिलिटी देन, किस कारण से, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड से उसकी सोलिबिलिटी कम होती है, इस वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड सोडियम क्लोराइड जो है ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। जो क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करते हैं हम किसके क्रिस्टलाइजेशन की मदद से, ब्राइन सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन की मदद से। डज नॉट कंटेन, वो क्या कंटेन नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन है MgSO4। देखो क्रूड सोडियम क्लोराइड जो कि ऑब्टेन करते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन की मदद से, वो क्या क्या कंटेन करते हैं, Na2SO4, SaSO4, CaCl2 एंड MgCl2 आर प्रेजेंट। इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में क्रूड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट कभी भी जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता क्रूड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है कैस्टनर कैल्नर सेल इन कैस्टनर कैल्नर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास DS। जो सोडियम अमलगम होता है इस फॉर्म्ड एट मरकरी, मरकरी कैथोड पर सोडियम अमलगम जो है फॉर्म्ड हो जाता है। देखो इन कैस्टनर कैल्नर सेल सोडियम अमलगम जो है इस फॉर्म्ड एट मरकरी कैथोड। तो देखो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा बता देती हूँ आपको। सोडियम जो है वो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम ब्राइन, सोडियम जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है ब्राइन से एट अ मरकरी कैथोड, मरकरी कैथोड एट अ मतलब एक मरकरी पे, ठीक है, कैथोड के मरकरी पे, इन प्रेफरेंस टू, किसके प्रेफरेंस में, हाइड्रोजन की प्रेफरेंस में, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि किस कारण से, जो हाइड्रोजन के ओवर पोटेंशियल के कारण ऐसा होता है उसके मरकरी के सरफेस पे। दिस इज द रीजन ऑफ यूजिंग, यही रीजन होता है कि मरकरी की कैथोड को यूज किया जाता है मतलब कि इंस्टेड ऑफ ग्रेफाइट या प्लेटिनम की प्लेस पे जो है मरकरी के कैथोड को यूज किया जाता है, ये इसका रीजन है। और प्लेटिनम इन कैस्टनर कैल्नर सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे कौन सी है। प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद गिव, ये ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू गिव एलओएच, ये गलत है हमारे पास। AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव सोडियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल ठीक है। तो देखो सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, मैं करके दिखा देती हूँ। 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O गिव्स 2Na सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड प्लस 3 वाटर, यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आप इसको बोल सकते हो, ये मिलता है, ना कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद। कौन सा जो है ऑक्साइड इसमें से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, रिएक्ट करे। तो देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है। क्या बोला मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करी जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, वो कंबाइन करता है एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ, क्या बनाने के लिए, सोल्ट बनाने के लिए, ठीक है। सिंस कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड होता है, हैंस डज नॉट, तो ये इस कारण से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है 330 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर सोडियम की एक्सट्रैक्शन के लिए। कौन से फॉलोइंग प्रोसेस की मदद से जो फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, कौन सा आएगा, वो प्रोसेस का नाम क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है कैस्टनर्स प्रोसेस, उसको बोलते हैं कैस्टनर्स प्रोसेस। In Kastner's process for production of sodium metal, sodium hydroxide is electrolyzed at 330 डिग्री सेल्सियस, याद रखना आपको। एक्वेसिव सॉल्यूशन जो होता है सोडियम कार्बोनेट का, एब्जॉर्ब करता है NO को, NO2 को 2 गिव, क्या देने के लिए, जो एक्वेसिव सॉल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को और NO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या रिजल्ट देने के लिए। करेक्ट ऑप्शन है CO2 प्लस NaNO2। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसके रिएक्शन। देखो Na2CO3 प्लस NO प्लस NO2 गिव्स 2NaNO2 प्लस CO2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया इसका, B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूजन मिक्सचर, कौन सा इसमें से एज अ फ्यूजन मिक्सचर जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन C है, मिक्सचर ऑफ K2, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम कार्बोक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एज अ फ्यूजन मिक्सचर जाना किसको जाना जाता है, K2CO3 प्लस Na2CO3 को, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा है। अब ये अभी आपको याद रखना है Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 मोल्स होते हैं वाटर के इसमें, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, एम्फोटेरिक मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसके पास एसिडिक एज वेल एज बेसिसिटी दोनों प्रॉपर्टीज ये एक्सिबिट करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा बेरियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बता चुकी थी, मैंने लिख के अलग से बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास करेक्ट है, याद रखना आपको। एंजाइम जो यूटिलाइज करते हैं एटीपी को फॉस्फेट ट्रांसफर के दौरान रिक्वायर, उनको एक एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है एज अ कोफैक्टर, कोफैक्टर एम के तौर पे इस कौन सा होगा वो कोफैक्टर, कौन सा होता है वो मैग्नीशियम होता है। देखो एंजाइम जो यूटिलाइज करते हैं एटीपी को फॉस्फेट ट्रांसफर में रिक्वायर्स एंड उनको एक एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा होता है वो मैग्नीशियम होता है एज अ कोफैक्टर, Mg की एज अ कोफैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, कौन सा जो है ऑक्साइड ज़्यादा एसिड मोस्ट एसिडिक होता है नेचर में, ये पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड है, B आएगा बेरिलियम ऑक्साइड। मेटल्स में, इन मेटल्स मूविंग, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। देखो मेटल में मूविंग डाउन द ग्रुप जो मेटलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, तो जो बेसिक नेचर होगा वो भी इंक्रीज होगा, हैंस जो मोस्ट एसिडिक होगा वो कौन सा होता है, बेरिलियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका ऑर्डर बता देती हूँ, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर का क्या होगा, BeO, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है यानी कि, ठीक है। फिर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद आ गया बेरियम ऑक्साइड, ये ऑर्डर होता है बेसिक इंक्रीजमेंट इन बेसिसिटी, यानी कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट है अमंग CH2 BH2 BaH2 जो ऑर्डर होता है यानी कैरेक्टर का इस, क्या बोला है मैंने,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सॉरी, CaH2 BH2 B8H2 ऑर्डर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, करेक्ट क्या होगा। करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इसका आएगा A BeH2, यानी कि सबसे ज़्यादा बेरिलियम, फिर यहाँ पे कैल्शियम, फिर यहाँ पे आ गया अपना ये बेरियम कैल्शियम बेरिलियम, ऐसे ये ऑर्डर होता है इसका हमारे पास। जितना छोटा कैटायन का साइज, पहले बता चुकी हूँ, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। हैंस बेरिलियम BeH2 जो है वो लीस्ट, लेस भी नहीं, लीस्ट आयनिक होता है, ठीक है, क्योंकि जो है इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपेरेटिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी इनकरेक्ट है, बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में करेक्ट है। कैल्शियम आयन जो है आर नॉट इम्पोर्टेंट, गलत, बिल्कुल गलत। बायोलॉजिकल थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं क्लास 11th की। कैल्शियम आयन आर नॉट इम्पोर्टेंट मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, ये बिल्कुल गलत है। देखो अगर कैल्शियम की बात करूँ तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, जिसमें इंक्लूडिंग बीटिंग ऑफ हार्ट, मसल की बीटिंग इंक्लूड होती है, सो दैट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सके और ब्लड को जो है पंप आउट कर सके पूरे बॉडी के अंदर। तो कैल्शियम इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, ये गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट। सोलिबिलिटी जो होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की इन वाटर डिक्रीजेज इन द सिंग, जो सोलिबिलिटी है अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की इन वाटर में वो डिक्रीज होती है, किस सीक्वेंस में वो डिक्रीज होती है वो पूछा गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, मैग्नीशियम कैल्शियम SR बेरियम, ये होती है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। सोलिबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की डिक्रीज डाउन, वो हमेशा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, किस कारण से, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता है, जितना साइज बढ़ेगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, राइट। तो ये रीजन है, देखो सारी घुमा फिरा के वहीं पे बात आ रही है, वही आपको 2-4 रिलेशन याद रखने इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बताना है कौन से सब्सटेंस का होगा। तो CaI2 का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक मेटल हैलाइड का डिक्रीज होता रहता है, जैसे हैलोजन, देखो हैलोजन का साइज इंक्रीज होगा तो जो मेटल हैलाइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये चीज़ याद रखोगे। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इसमें क्या होता है, देखो CaF2, देन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट, कौन सा जो है इनमें से अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट के पास हैज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन लेटाइस एंथैल्पी, से ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट की होती है, ये पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सेकंड आएगा, बेरिलियम सल्फेट, करेक्ट ऑप्शन है। देखो B2 पॉजिटिव जो होता है बेरियम के साइज की अगर मैं बात करूँ तो वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके लेटाइस एंथैल्पी से। सो ऑल्सो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती रहती है डाउन द ग्रुप, ये मैंने ऑलरेडी बता दी थी आपको बात। जो प्रॉपर्टी होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, दैट इंक्रीजेज विद एयर, जो कि आप उसके एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होती रहती है। मैंने क्या बोला है, प्रॉपर्टी बतानी है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, दैट इंक्रीजेज विद एयर, जो कि अपने एटॉमिक नंबर के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। करेक्ट ऑप्शन ये है। सोलिबिलिटी जो होती है उनके ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर, ध्यान से समझो। मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी हाइड्रेशन एनर्जी का किसी भी मतलब उनके हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है। जबकि लेटाइस एनर्जी डिक्रीज होती रहती है अप्रिशिएबली डाउन द ग्रुप, लेटाइस एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हालांकि डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा वो अप्रिशिएबली सेम रहती है। सो हैंस जो सोलिबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरिलियम कार्बोनेट का इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे हमें बतानी है क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होता रहता है डाउन द ग्रुप, जो मेटल कार्बोनेट है वो ज़्यादा आयनिक होते हैं नेचर में। क्या बोला मैंने, कैटायन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, जो मेटल कार्बोनेट्स है बिकम मोर आयनिक इन नेचर, वो ज़्यादा आयनिक बन जाते हैं नेचर में। है जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो आयनिक कैरेक्टर ग्रुप 1 कार्बोनेट का वो ज़्यादा होता है ग्रुप 2 के कंपेरिजन में, 10 ये पोसेस करते हैं ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। है जो करेक्ट ऑर्डर होगा थर्मल स्टेबिलिटी का वो क्या होता है, BCO3, यानी कि अपना बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेटाइस एनर्जी से ज़्यादा होगी, कौन से जो है ऑप्शन में हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेटाइस एनर्जी से ज़्यादा होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। जो सोलिबिलिटी होती है और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है किसी भी सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, किससे, बेरिलियम टू बेरियम। याद रखोगे, बेरिलियम टू बेरियम डिक्रीज होगी। क्या रीजन है, क्योंकि उनका आयनिक साइज बढ़ता रहता है डाउन द ग्रुप। तो जो लेटाइस एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि सल्फेट आयन जो है वो बहुत ही लार्ज होता है। सो दैट जो स्मॉल चेंज होगा कैटायनिक साइज में वो मतलब कोई ऐसा एज सच कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो दस ऑर्डर विल बी, हमारे पास क्या आएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका मैग्नीशियम सल्फेट आएगा। ये याद रखोगे आप, ठीक है। कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय द, कैल्शियम किसके द्वारा ऑब्टेन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइसिस। किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से, मोल्टन एनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, या फिर फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड की मदद से, उसके मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम कैल्शियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड मास कंसिस्टिंग 6 पार्ट्स कैल्शियम क्लोराइड, और 1 पार्ट कैल्शियम फ्लोराइड का एट अबाउट कितने सेल्सियस टेम्परेचर पे, 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। दो आयनिक सॉलिड के लिए यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड के लिए आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी होगी इनमें से, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो सी रॉन्ग स्टेटमेंट है कि पोटेशियम आयोडाइड हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका लेटाइस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है वो भी ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 नेगेटिव होता है। कैल्शियम का 2 पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, जिसकी वजह से हाई अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड की बात करूँ वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में, बिकॉज ऑफ किस कारण से सोल्यूबल ज़्यादा होता है वो वाटर में, उसकी लो लेटाइस एनर्जी के कारण और हायर हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। क्लियरली सी जो है यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा पोटेशियम आयोडाइड के कंपेरिजन में। लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रेफरेंस टू, किसकी रेफरेंस में, मैग्नीशियम सल्फेट की सोल्यूबिलिटी, उसकी मैग्नीशियम सल्फेट की वाटर में सोल्यूबिलिटी के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। सी ऑप्शन करेक्ट है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है मैग्नीशियम सल्फेट की वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन उसके लेटाइस एनर्जी के कंपैरिजन में। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट होता है जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में, एंड फॉर सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के लिए शुड बी ग्रेटर देन, वो उससे किससे लेटाइस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो है चैप्टर के हमने डिस्कस किए हैं 38 PYQs। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।